कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद तकरीबन 28 लोगों की जानें चली गई थी, जिसके बाद भारत ने भी इसका एक्शन लेते हुए और पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया और उनके कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद जो है फिर एक खबर आता है कि इसमें जो है टर्की के कई जो है कि ड्रोन जो है इसमें शामिल किए गए थे, जो पाकिस्तान ने जिसका यूज किया। उसके बाद जो है भारत में अब टर्की पर भी जो है बायकॉट करने की मांग की जा रही है। वहीं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भी इसको लेकर के, इस भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर के, उन्होंने दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री है उनसे बात की और उसके बाद जो है इसे सीज फायर करने का कहा गया। लेकिन इस दौरान जो है भारत के जो नागरिक है उन लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि इस बार जो है भारत पीओके को जो है कि वो अपने हासिल कर लेगा, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो है कि भारत जो है कि सीज फायर कर देता है। अभी हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस पूरे युद्ध को लेकर के, किस प्रकार से उनकी सोच है और वह क्या कहते हैं सीज फायर को लेकर के। सर, क्या कहेंगे सीज फायर को लेकर के? सीज फायर हुआ, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। कहीं ना कहीं देशवासी जो है इसको लेकर के काफ़ी जो है कि उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे चाहते नहीं थे, वो चाहते थे कि पीओके हासिल हो भारत को। देखिए, दो बात है। मैं ट्रंप वाले उन्होंने क्या रोल प्ले किया, सीज फायर में वापस आता हूँ। और ये जो बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि पीओके हासिल हो जाए या सोचते थे पीओके हासिल हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये गलत फहमी हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है अपने देश के अंदर। किसी भी देश के किसी हिस्से को मेरे विचार से हासिल ऐसे नहीं करा जा सकता जल्दी। पूरी फुल फ्लेज्ड वॉर होगी। तो ये एक हद तक, कुछ हद तक मेरे ख्याल से हमारी एक्सपेक्टेशंस हमने बहुत हाई कर रखी थी कि हम ऐसे कर लेंगे, पर वो जब वक्त आएगा देखेंगे। नाउ बैक टू ट्रंप। देखिए, पहलगाम के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी का डॉक्ट्रिन हुआ टिट फॉर टैट, यानी कि आप हमें मारेंगे तो हम तो जवाब देंगे ही। और ये जो शब्द फ्रेज है अंग्रेजी का टिट फॉर टैट, ये ट्रंप और अमेरिकन लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाई स्कोर बराबर कर दिया। तो हमने ट्रंप सरकार को ये बताया, देखो ये हमारे साथ हुआ है, हम तो अब टिट फॉर टैट करेंगे ही। हालांकि पहले हम इस तरह के नहीं करते थे टिट फॉर टैट, राइट, बहुत बार हम सह लेते थे, बट अब हमारी डॉक्ट्रिन बदल गई है, भाई टिट फॉर टैट हम करेंगे। तो हमने करा। और पाकिस्तान पे फिर चॉइस थी कि वो डायल अप करे, मामले को आगे बढ़ाए, या मामले को थोड़ा दबाए, रफा दफा करने के लिए डायल डाउन करे, रिस्पॉन्स करे, बट ज्यादा बड़ा नहीं। पाकिस्तान ने सोचा अपनी विजडम में कि वो थोड़ा बढ़ाए। उसने बढ़ाया मामला, ड्रोन्स 400 500 एक ही रात में भेज दिए। छोटे ड्रोन्स थे, हालांकि तुर्की के ही थे। तो भारत ने उसके जवाब में फिर बड़ा अटैक किया। तो हमने अमेरिकी सरकार को ये बता रखा था कि हमारे पे अब अगला कोई आया तो हम बड़ा करेंगे, तो ड्रोन्स आए तो हमने बड़ा किया। पाकिस्तान ने फिर, जो मुझे समझ आ रहा है, न्यूक्लियर बोगी रेस करी दो एंगल से। एक एंगल तो वो पहले ही कहता है कि अगर मेरी मेरा देश, हम हारने पे आ गए बुरी तरह से, हमारी आर्मी को आपने हरा दिया, तो हमें न्यूक्लियर वेपन यूज करना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं बचेगा। पहले तो वो ये कहता था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मेरे को बम चलाना पड़ेगा। तो इसलिए अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड, तुम इंडिया पे प्रेशर डालो कि वो बड़ा युद्ध ना करे या रोके। अब की बार पाकिस्तान ने ये आर्ग्यूमेंट दी। इसके साथ उसने एक और बात की कि अगर इंडिया इतना बड़ा अटैक करेगा तो मेरी आर्मी तितर बितर हो जाएगी। मेरे जो न्यूक्लियर एसेट्स है, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन है, सबको पता है, वो आतंकियों के हाथ पड़ने का चांस है। क्योंकि जब सरकार नहीं कंट्रोल कर पाएगी, मिलिट्री हार गई, सोल्जर्स अपनी पोजीशन छोड़ के भाग रहे हैं, ये वो, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स, आतंकियों के हाथ लग जाएगा ये न्यूक्लियर वेपन्स, तो डर्टी बॉम्ब्स। तो अमेरिका, अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान में फैलेगा, मिडल ईस्ट में फैलेगा, कहीं कोई भी आतंकी इराक में जाकर के फोड़ देगा न्यूक्लियर डर्टी डिवाइस। ये लॉजिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी दिया और अरब एमिरेट्स को भी दिया और अमेरिका को भी दिया कि ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जिसके चलते अमेरिकी सरकार ने, मेरा ये समझना है, भारत को वो बात कन्वे करी। क्योंकि बातें तो हो रही हैं, तो इसको तो हम भी डिनाई नहीं करते। हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका से, वो कह रहे हैं। पर बातें की बात होने का मतलब ये नहीं किसी ने आपको प्रेशर कर दिया। मैंने आपकी बात सुन ली, दैट्स इट, मैं देखता हूँ फिर मुझे क्या करना है।
और कुछ हद तक हमने अमेरिका को पोस्टमैन का रोल भी दिया कि भाई हमने जो कहा कि आप पाकिस्तान को ये बता दो, क्योंकि हम डायरेक्ट तो बात कर नहीं रहे थे। तो जब ये मामला इतना हो गया, अमेरिका और सऊदी सब इतने चिंतित हो गए, ये तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तब आई थिंक हमारी सरकार ने भी सोचा ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव काफी मीट हो गया है। हमने आतंकों के गढ़ उखाड़ दिए हैं पहली बार, और नॉट ओनली पीओके में जाकर के बट पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब, हार्टलैंड में पंजाब पाकिस्तान के करें अटैक हमने आतंकी ठिकानों पर। पहली बार हमने पाकिस्तान की आर्मी के इंस्टॉलेशंस को अटैक किया, पहली बार इनसाइड पाकिस्तान 71 वॉर के बाद। हमने इनके एयर बेसिस की स्ट्रिप्स उड़ाई, करीब 9 या 11 या 6 जितनी भी, काफी कुछ। तो हमने बहुत अच्छा मात्रा में नुकसान किया पाकिस्तान का। तो मेरे विचार से हमारे सरकार को भी लगा ओके, हमने अपना एक बड़ा ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर लिया है, अब हम रुक भी सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमें भी जंग नहीं चाहिए, हमें तैयारी करनी है चाइना से निपटने की आगे, और उस तैयारी में हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी कंगाल है, आप उससे लड़ लो। क्या हम खुद पाकिस्तान बनना चाहते हैं, लड़के अपनी तबाही करवा करके अफगानिस्तान जैसे लड़ाइयाँ होती रहे? नहीं, हमारा इंटरेस्ट है स्मार्टली और अक्लमंदी से अपना रास्ता आगे चुने। तो मेरे ख्याल से तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत वाइज डिसीजन लिया है कि रुकने का इस समय। अब यस, बात यह है कि बहुत होप्स थी बहुत लोगों की शायद, और बहुत लोग डिसअपॉइंटेड हुए हैं, मेरे ख्याल से गुस्सा भी हैं काफी लोग कि ये रुक क्यों गए। ओके, रुक क्यों गए, फाइन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे विचार से ये कारण है, सही हमने अचीव कर लिया था, सही टाइम था, रुक गए, हम आगे जाएंगे अगर जरूरत पड़ी। परंतु ये एक्सपेक्टेशन जो थी कि अभी मोमेंटम था तो अगले 2 दिन में पीओके तो हम ले ही लेते। पीओके अगर हम लेने पे आते तो पूरी फुल फ्लैश जंग है आर्मी और टैंकों और एयरफोर्स की। और आप मुझे एक चीज बताइए, पीओके अभी जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, मैं भी गिलगित बल्तिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, जो 70,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो उसको भी हम पीओके कहते हैं। पर अगर मानो आप इस आजाद कश्मीर को देखो, 15,000 का है करीब, यहाँ करीब 60-70 लाख लोग रहते हैं। क्या हम इतनी बड़ी जंग करके, इतना बड़ा इलाका लेकर के हम उसे रूल करेंगे? वहां के सारे लोगों को हम इंडियन पासपोर्ट देंगे? और उनमें से कितने सारे आतंकी ना भी हुए, अव्वल तो होंगे, कुछ तो होंगे आतंकी, कुछ बड़े पाकिस्तान के चाहने वाले भी होंगे, कुछ सिंपथाइज भी करेंगे। तो क्या वो सारी की सारी आबादी हम भारत के अंदर अब्सॉर्ब करना चाहते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है हमारे देश के सामने। मेरे ख्याल से, मेरी निजी राय तो ये कि हम उस पोर्शन को अभी इंक्लूड नहीं करना चाहते। खुद ब खुद जब पाकिस्तान टूटेगा तब वहां की अवाम देख ले कि भैया सेंट्रल पाकिस्तान से कुछ मिल नहीं रहा, अपने आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आएंगे। अदरवाइज हमारे लिए, हमारे देश की, मेरे ख्याल से नेशनल इंटरेस्ट में, मेरे विचार से कॉमन सेंस तो यही रहेगी कि हम अटैक ना करें पीओके को, ना ही हमने करा है। और ये सिरदर्द अपने सिर क्यों लें हम, फिलहाल आगे जब होगा वक्त तब देखते हैं। हाँ सर, अब बॉयकॉट टर्की की बात कही जा रही है। यस, टर्की बॉयकॉट की बात करी जा रही है, पर हमें तो ये भी ध्यान रखना चाहिए ना। ओके, बॉयकॉट टर्की, तो बॉयकॉट चाइना क्यों नहीं हम कह रहे? वही पाकिस्तान की आर्मी ने टर्किश ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, पर पाकिस्तान की आर्मी 70% तो चाइनीज वेपन्स की, तो हम बॉयकॉट चाइना क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, हम असलियतों को भी समझना चाहिए हमें, और हम समझते हैं, कोई बात नहीं। तो टर्की के वेपन सप्लाई होते थे। एनीवे, टर्की से ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि ऑल्सो कि टर्की अंतरराष्ट्रीय फोरम्स पर भारत को लेकर के, कश्मीर को लेकर के, उसके मुद्दे को बहुत ज्यादा बात करता है। टर्की अपने को इस्लामिक देशों का चौधरी खलीफा बनना चाहता है, परंतु वो स्पॉट तो सऊदी अरेबिया का है, और सऊदी अरेबिया पे पैसा बहुत ज्यादा है, टर्की पे उतना पैसा नहीं है। तो पर फिर भी टर्की अपनी लीडरशिप बनाने की कोशिश करता है। और टर्की ऐसे में ये करता है कि ये जो इस्लामिक कंट्रीज में भी ग्लोबल साउथ है ना, गरीब बड़े सारे इस्लामिक देश हैं पाकिस्तान जैसे, तो टर्की इन देशों में अपनी लीडरशिप ज्यादा बनाता है। अब आ गई बात, हम जो बॉयकॉट टर्की कर रहे हैं, डेफिनेटली यस, इसमें 3 लेवल पे होना चाहिए। एक लेवल सरकारी, दूसरा लेवल हमारी बिजनेस इंडस्ट्री, और तीसरा लेवल हम पब्लिक डिप्लोमेसी द्वारा। सरकार हमारी को प्रोक्योरमेंट टर्किश कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर सकती है, करना चाहिए। हमारी बिजनेस और इंडस्ट्रीज को टर्की के साथ पार्टनरशिप्स और खरीद बेच कम कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए।
पब्लिक डिप्लोमेसी में हमारे जो टूरिस्ट हैं जो काफ़ी बॉयकॉट करने को कह रहे हैं टर्की करें, अच्छी बात है। टर्की से भारत का करीब 800 मिलियन सालाना यानी कि करीब 6,000 करोड़ उनकी इकोनॉमी में जाता है हमारे टूरिज्म जो हम करते हैं। परंतु मेरा ये मानना है बॉयकॉट तो करो, आप कुछ और करो ना जो कि टर्की को दबाए। तो टूरिज्म में आप टर्की बन जाओ, आप ग्रीस जाओ। ग्रीस और टर्की ऐसे हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान है। ओके, आप ग्रीस की इकोनॉमी को फायदा उठाओ, आप साइप्रस जाओ, आप आर्मेनिया जाओ। ये जो देश है जिससे टर्की को प्रॉब्लम है, राइवलरी है, टेंशन है, आप उन देशों की इकोनॉमी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। ऑलरेडी बढ़ रही है हमारी, और बढ़ाओ। हमारी सरकार फॉर एग्जांपल इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है उसका लैंडिंग पॉइंट यूरोप में ग्रीस चुना गया है, नॉट इटली। इटली भी ये कैंडिडेट था, बट ग्रीस का एक पोर्ट चुना जा रहा है। वो इसलिए ग्रीस और टर्की की आपस में इतनी रंजिश है, तो हम टर्की को सिग्नल दे रहे हैं जियोपॉलिटिकल कि हम तो तुम्हारे बैकयार्ड में आ गए हैं, राइट। इस तरह से हम आर्मेनिया से हमारी सरकार डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पिनाका रॉकेट्स वगैरह। तो एक सरकारी लेवल पे वो चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि बॉयकॉट तो करो, बट उसके साथ कुछ और करो जो कि टर्की को थोड़ा घेरे और बाकी देशों से हमारे रिश्ते स्ट्रेंथन हो, ताकि टर्की थोड़ा सा कॉर्नर हो और टर्की को क्लियर मैसेज जाए। सर, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद जो है कि जल संधि को लेकर के कई बात सामने आ रही है, जिससे पाकिस्तान जो है परेशान दिखाई दे रहा है। सी, वाटर को लेकर के डेफिनेटली ये पाकिस्तान परेशान है, और इस साल तो खासकर पाकिस्तान में थोड़ा सूखा भी पड़ रहा है, एवरेज से 20-30% कम है। और इस समय हम कुछ पानी थोड़ा डाइवर्ट रोकने का कर रहे हैं, पड़ेगा। परंतु पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम होगी लॉन्ग टर्म में होगी। और मेरा ये मानना है कि अभी, मानना ही नहीं है तो असलियत है, अभी हम इस पानी से ज्यादा पाकिस्तान को तंग नहीं कर सकते, हम धीरे धीरे करेंगे। ये एक ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, पर इस ब्रह्मास्त्र को हमें बनाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जिम्मेदारी है हमारी जनरेशन की कि हम इस ब्रह्मास्त्र को बनाएं पूरी मेहनत करके, और इस ब्रह्मास्त्र को हम अपनी अगली जनरेशन के हाथ में देके जाएं एज अ वर्किंग ब्रह्मास्त्र, जो वो इस्तेमाल कर सकें जब अगर उन्हें कभी पाकिस्तान के खिलाफ करना है। अब ये है क्या ब्रह्मास्त्र? 3 नदियां जो भारत के थ्रू जाती हैं, 35 मिलियन एकड़ फीट इनका पानी जाता है। 35 में से हम सारा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम अभी फिलहाल 30 मिलियन कर रहे हैं, 5 मिलियन पाकिस्तान में जा रहा है। इन 5 मिलियन को इस्तेमाल करने के लिए हमने ऑलरेडी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और वाटर नेविगेशन, इरिगेशन इत्यादि हम बढ़ा रहे हैं, उनको हम तेजी देंगे ताकि ये जो 5 मिलियन जा रहा था अभी, ये और हमारी तरफ हम ज्यादा इस्तेमाल कर लें। बड़ा डिफरेंस जो है दूसरा वो है, जो वेस्टर्न 3 रिवर्स हैं जिनका पानी है 135 मिलियन एकड़ फीट, वो सारा पानी पाकिस्तान को जाना होता है संधि के अंडर। हम उस संधि को रीनेगोशिएट भी करना चाहते हैं, पर उस 135 मिलियन में से हम मात्र 2-4 मिलियन एकड़ फीट इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावा सारा का सारा जाता है। हमें बहुत बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स, नेविगेशन प्रोजेक्ट्स ऐसी ऐसी जगहों में बनाने पड़ेंगे जहाँ आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतनी ऊंचाइयों में, बहुत महंगे पड़ेंगे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कितना पैसा लगाना चाहते हैं और कितना बनाएंगे और इनसे हमें क्या फायदा होगा। बट यस, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए हम ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं। मेरा अपना मानना सोचना ये है कि अगर हम पूरे देश की विल लगा दें, बड़ा पैसा लगा दें और जो सब नेशनलिज्म की स्पिरिट है इस पे लगाएं, तो हो सकता है हमारा टारगेट कि 2047 तक हम 47% पानी को डाइवर्ट कर दें। हम ऐसा टारगेट बनाए ना, हम ये बनाए टारगेट कि 2030 तक 30/30, 2030 तक अगर हम 30% पानी को डाइवर्ट कर सकें और 2047 तक हम 47% मानो आधा कर लें, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल होगा। ये भी चांस है कि इतना ना कर पाए हम, क्योंकि सिंपल ज्योग्राफी इम्पॉसिबल कर देगी। बट उस तरफ अगर हम चलेंगे तो एक ये अच्छा खासा ब्रह्मास्त्र हम अपनी अगली पीढ़ी को देके जाएंगे। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात आई है तो सर उन पे आपने एक रिसर्च किया है, किताब भी लिखी है सर, क्या है? हाँ, मैंने डोनाल्ड ट्रंप पे किताब लिखी है और किताब करीब 700 पेज की है, तो जिसे कहें तो एक पोथा है। मैं इस किताब में ट्रंप की पॉलिटिक्स वगैरह पे ज़्यादा नहीं गया। करीब 1/3 किताब है मेरी 700 पेजों में से 1/3 कि ट्रंप की पर्सनालिटी क्या है, वो सोचते कैसे हैं, वो बोलता कैसे है,
अभी ये आराम से ट्वीट में ये लिख दिया, वो लिख दिया। हमें समझना पड़ेगा बाय द वे, ट्रंप अगले 4 साल रहेगा। ये क्या बोलता है, क्यों बोलता है, कई चीज को इसकी इग्नोर भी करा जा सकता है। व्हाइट हाउस में एक रूल है कि जब तक ये किसी बात को तीसरी बार ना बोले, इसके अफसर उसमें एक्ट ही नहीं करते। बोलते एक बार बोल दिया शायद है, 2 बार, जब तीसरी बार बोलता है तो मुझे लगता है ये सीरियस है। एनीवे, तो हमें ट्रंप की लैंग्वेज समझनी होगी। तो एक तिहाई बुक इसकी पर्सनालिटी, इसका बचपन कैसे था, ये न्यूयॉर्क में इसने कैसे बिजनेस करा, बड़े बड़े रियल एस्टेट डील्स बनाई, माफिया के साथ डीलिंग करी, ट्रेड यूनियन से डीलिंग करी, करप्शन करी, ये उस तरह के बैकग्राउंड का है वो। तो इसकी पर्सनालिटी एक्सपीरियंसेस क्या है, एक तिहाई वो है। एक तिहाई बुक है अमेरिका की कल्चर पे, अमेरिका की कल्चर की वैल्यूज क्या है, फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है इनकी, फ्रीडम, लिबर्टी, इस तरह की वैल्यूज, हार्ड वर्क, कल्चर, और किस तरह से कल्चर अब बदल रही है। अब अमेरिका एक तरह से बटा हुआ देश हो गया है। एक तरफ आपका ये मागा जो अमेरिकन राइट के हैं, ट्रंप के फॉलोअर्स, और दूसरी तरफ हो गए हैं कागा जो कि डेमोक्रेट लिबरल लेफ्ट है। तो इस समय अमेरिका एक बॉक्सिंग रिंग बन गया है, मागा वर्सेस कागा। तो एक तिहाई किताब मेरी उस पर, और इन कल्चरल फाइट्स का अमेरिका की नॉर्मल सोसाइटी में क्या असर पड़ेगा। और एक तिहाई बुक है मेरी कि ट्रंप से नेगोशिएट कैसे करो। ट्रंप से नेगोशिएट किया जा सकता है, ये बात नहीं है कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। उसको आप पढ़ोगे, समझोगे। उसने किताब लिखी थी मास्टर ऑफ द डील, उसमें उसने अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बताई कि मैं ऐसे करता हूँ, वैसे। उनको पढ़ के उनको काउंटर कैसे करना सीखो। न्यूयॉर्क में नेगोशिएशन कैसे करते हैं लोग आपस में, बिजनेस बड़े बड़े ब्लफ करते हैं, एक दूसरे को प्रेशर बनाते हैं, कैसे करते हैं वो। ट्रंप उसी बैकग्राउंड से आया हुआ है। तो उस तरह की जो नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स है उनको कैसे काउंटर करो। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाओ आप। गेम थ्योरी होती है, कुछ और थियोरीज होती हैं, उनको अप्लाई करके देखो। इसकी फैमिली का नेटवर्क, सारा बिजनेस इसका जो है ये एकदम फैमिली पे रखता है, बिजनेस भी और पॉलिटिक्स भी। इसकी पॉलिटिक्स का कोर ट्रंप, डॉन ट्रंप जूनियर जो इसका बेटा, एरिक ट्रंप, वो बिजनेस देखता है इसका, ट्रंप एम्पायर ऑल्सो। बट ये इसकी बेटी इवांका अब की बार ज्यादा इन्वॉल्व नहीं, और जैरेड वो साइड में, लारा ट्रंप इसकी एरिक की वाइफ, इनके साथ कैसे नेटवर्किंग बनाओ। आपको भाई इनसाइड सर्कल्स में घुस करके अमेरिकन माइंड को, लीडरशिप को, इनको इन्फ्लुएंस अगर करना है तो आपको ये सब डील करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। तो करीब एक गोल्फ खेलो, खेलते नहीं तो इससे कोई मीटिंग हो तो गोल्फ के बारे में बात करो। तो ऐसी काफी चीजें इसकी पर्सनालिटी में जो नोन है, उन चीजों को लीवरेज करो और इससे नेगोशिएट करो। तो एक तिहाई बुक उसके ऊपर है। तो इन अ वे ये बुक है डिप्लोमैट्स के लिए, लीडर्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिए भी, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी, लीडरशिप के लिए भी, अमेरिकन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी। यस। हाँ, ये थे फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव, जिन्होंने कहा कि जो भारत में अभी जो चल रहा है उसको लेकर के सिर्फ इंसान को दिल से ही नहीं, दिमाग से भी सोचना चाहिए। और बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे देख कर के भी नज़रअंदाज करना पड़ता है, और आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है।